हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट, जेई सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ कंसेप्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि पहला पार्ट हमने खत्म किया था इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट समझ के, नेक्स्ट ये पार्ट जो है ये रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से हमारा स्टार्ट होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन हम वेव्स में भी पढ़े हैं कि रेजोनेंस कंडीशन एक्चुअल में होता क्या है कि दो अलग अलग वेव्स की जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है उसे हम, या फिर सेम होके एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जा रही है तो हम उसे रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कैसे आ रही है कि अगर एलसीआर सर्किट हमारा है, एलसीआर सर्किट में अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर बराबर हो जा रहा है, यानी कि एक्सएल इज इक्वल टू अगर एक्सी हमारा हो जा रहा है, दैट मीन्स ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा-c अगर हो रही है, तो ये हमारा कंडीशन है किसका? रेजोनेंस कंडीशन। इसे हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। एट दिस टाइम रेजोनेंस कंडीशन में क्या होती है, ये जो ओमेगा है ये सिमिलर हो जाती है और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से डिनोट किए जा सकते हैं। ओके, सो अब देखो एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो जाएगा तो जो जेड की वैल्यू आती थी दैट इज द इंपीडेंस। जेड क्या लिखते थे हम? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये वाला दोनों टर्म सेम हो गया तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? √r² दैट इज r। तो z किसके बराबर होगी? r के बराबर। जो z की मिनिमम वैल्यू है दैट z मिनिमम इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो जब z यानी कि रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सो I नॉट मैक्स इक्वल्स टू E/R हम लिख सकते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन में करंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस जो है वो मिनिमम होती है। फाइन, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड द करंट इज मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन ऑफ एन एलसीआर सर्किट और मोर स्पेसिफिकली सीरीज एलसीआर सर्किट। एंड दिस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हो रहे, इसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकालेंगे? ओमेगा आर एल इक्वल्स टू क्या हो रही थी? ओमेगा आर सी। तो ये फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है, दैट मीन्स ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC और ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। फ्रीक्वेंसी, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, सो 1/2π√LC हम लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट 2π, सिमिलरली ओमेगा क्या हो रही थी? 2π फ्रीक्वेंसी, यही तो होती है ना? सो 2π नीचे आ गया, सो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2π√LC। ठीक है, ये कंडीशन किसका है? रेजोनेंट कंडीशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इससे रिलेटेड एटलीस्ट एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो। अब बात करते हैं पावर इन एलसीआर सर्किट और इन पावर इन एसी विथ एलसीआर सर्किट। ये क्या हो जाएगी? पावर एक्चुअल में होती क्या है? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट? किस रेट में वर्क डन हो रही है, इसी को तो हम पावर कहते हैं। तो पावर को अगर मैं लिखना चाहूं तो पहले अगर वर्क डन मैं निकालूं तो मुझे वर्क डन का अगर डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे पावर मिल जाएगा, राइट? और वर्क डन का रेट निकालूं तो मुझे पावर मिल जाएगा। तो सपोज करते हैं कि अच्छा एलसीआर में ई क्या थी? E0 sin ωt प्लस फाई, और करंट क्या है? I0 sin ωt, है ना? यही है। पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर होती है P AV, और P इंस्टेंटेनियस क्या हो जाती है? VI, यही तो लिखते हैं।
तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, पावर को, और EI लिख सकते हैं, EI बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो वर्क डन जो होगी दैट इज dW dt इक्वल्स टू EI। सो dW रेट ऑफ डूइंग वर्क ही तो पावर है, EI dt। ठीक है, तो वर्क डन को अगर मैं निकालूं दैट इज वर्क डन को निकालूं तो dW इक्वल्स टू I की वैल्यू E0 I0 साइन I0 और E0 को बाहर निकाल के रख रहा हूं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, इसका हो रहा है क्या भाई, इंटीग्रेशन 0 से t तक, ये 0 से W तक। अगर मैं इसकी वैल्यूज को पुट करके इसे इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, जो वर्क डन की वैल्यू आएगा। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, देखो साइन ओमेगा टी 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाला इक्वेशन हम लगाएंगे, इसके आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। फिर इसके इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, दैट इज W इक्वल्स टू E0 I0 बाई 2 कॉस फाइव, ये हमारे पास वैल्यू आएगी वर्क डन की, E0 I0 बाई 2 कॉस फाइव इंटू कैपिटल टी। अच्छा, ये 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके। -0 एक आएगा तो 0 को कंसिडर नहीं करते। अब देखो W बाई टी हमारे पास क्या है, E0 I0 बाई 2 कॉस फाइव, ओके। अब W बाई टी यानी कि पावर, एवरेज पावर, सिंपली पावर लिखो, E0 I0 बाई 2 कॉस फाइव, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी आ गई क्या, पावर। एवरेज पावर को मैं कैसे लिख सकता हूं, E0 बाई √2 I0 बाई √2 कॉस फाइव। ठीक है, वही 2 को हमने तोड़ दिया √2 इंटू √2 पे। अब E0 बाई √2 I0 बाई √2 वीडियो के पहले वाले पार्ट में मैं क्या बताया था कि ये है RMS वैल्यू ऑफ EMF, ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट। सो ERMS IRMS cos फाइव, ठीक है, ERMS IRMS cos फाइव, वेयर cos फाइव को हम लिखते हैं क्या, पावर फैक्टर। क्या लिखते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। LCR सर्किट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये था क्या, इंपीडेंस, ये था हमारा R, ये XL माइनस XC, ठीक है, यही था, और ये था फेज फाइव। कॉस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज R बाई Z। सो कॉस फाइव कैन ऑल्सो बी रिटन एज R बाई Z। इस केस में हम P एवरेज के इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं VRMS IRMS R बाई Z, कोई परेशानी नहीं है, ओके। समझ में आ गया क्या चल रहा है यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस देख लेते हैं कि जैसे PV, जहां पे EV IV मतलब IRMS ERMS भी लिख सकते हैं। cos फाइव, अगर ये फाइव 0 हो जाएगा मतलब इन रेजिस्टेंस सर्किट द करंट एंड EMF आर इन फेज। ठीक है, अगर फेज में हुआ या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो ये क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल्स टू 0, सॉरी फेज में अगर हुआ तो फाइव इक्वल्स टू 0 है। अब फाइव इक्वल्स टू 0 है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो पावर विल बी EV/IV, यानी कि मैक्सिमम पावर मिलेगा, ओके। नाउ अगर इन L में क्या हो जाएगा, इंडक्टर में करंट
इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2। तो कॉस फाई की वैल्यू है माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ईएमएफ यहां पे है, पाई बाई 2 पीछे है, ये है, ठीक है, पाई बाई 2 पीछे। सो यहां पे कॉस माइनस पाई बाई 2, कॉस माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो 0 आएगी तो ये जो एवरेज है ये क्या है, 0 हो जाएगा, पावर इसमें 0 हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जब आती है पावर पाई बाई 2, ये कब होती है, कैपेसिटेंस में ऐसा होता है, EVIV cos फाई पाई बाई 2, इसे हम क्या कहते हैं, 0 यहां पे पावर आ रही है, ठीक है, पाई बाई 2 की वैल्यू तो 0 ही आएगी। ओके, तो ये देखो, ये हमारा सिचुएशन आ जाएगा कि जब EV ये है और ये क्या है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो रहा है, और ये है हमारा करंट, है ना। अब देखो ये करंट के दो कंपोनेंट हो रहे, है ना, करंट के दो कंपोनेंट हो रहे, एक है E के तरफ और एक दूसरा कंपोनेंट भी इधर है, लेकिन इधर EMF नहीं है, आपका EMF नहीं है, इधर EMF है। तो इस डायरेक्शन में या फिर ये वाले कंपोनेंट में हमें पावर मिलेगा, क्योंकि P इक्वल्स टू EVIV cos फाई है, तो यहां पे हमें पावर मिलेगा। यहां पे क्या हो जा रहा है, P इक्वल्स टू पावर 0 हो रहा है ना, पावर यहां पे 0 हो रहा है, ये दोनों केस में देखो पावर 0 हो रहा है। EVIV cos फाई, तो यहां पे तो क्या हो रहा है, यहां पे पावर 0 हो रहा है, लेकिन करंट तो है बट पावर नहीं है, करंट है बट पावर नहीं है, तो इस करंट को हम कहते हैं वॉट लेस करंट, पावर लेस करंट, पावर की यूनिट वॉट, वॉट लेस करंट। ओके, सो द कंपोनेंट IV cos फाई जनरेट्स पावर विथ EV, ठीक है, बहुत ही सही है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाउएवर द कंपोनेंट IV sin फाई डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पावर अलोंग EV, ठीक है, ये यहां की करंट है, ये यहां की करंट है, ये वाले में करंट है बट वोल्टेज यानी कि EMF नहीं है, तो फिर भी करंट है बट EMF नहीं है, तो इसे हम क्या कहें, सॉरी, करंट है बट पावर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे वॉटलेस करंट, ठीक है। हेंस पावर जनरेटेड इज 0, दिस कंपोनेंट ऑफ करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। EVIV sin फाई cos फाई cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, ठीक है, I के जगह पे IV sin फाई लिखा हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिवाइस है, क्योंकि ये वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है। मतलब आप अपने नीड के हिसाब से प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी और सेकेंडरी में बाद में आता हूँ, बट आप अपने जो भी वोल्टेज आपके पास है अवेलेबल, उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो एज पर योर यूज। तो ये ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे प्राइमरी कॉइल होती है और साथ ही साथ एक रहती है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, देख रहे हो आप, ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। इसके अक्रॉस हम लगाते हैं क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सप्लाई, और इसके अक्रॉस हम लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ये काम कैसे करता है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसकी प्रिंसिपल है सिंपली म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले टॉपिक में, क्या पढ़ा था हमने म्यूचुअल इंडक्शन में, कि प्राइमरी कॉइल में अगर मैं वोल्टेज डालूं, करंट डालूं, तो इसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने के वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना, यही हमने पढ़ा था। तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा और वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल विल बी NP, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल विद अ माइनस साइन, d फाई dt, फ्लक्स का चेंज, ठीक है, फ्लक्स का चेंज। और सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, माइनस NS d फाई dt। ये आपको समझ में आ रही है बात, ये आपको बात समझ में आ रही है। अगर इनका रेशियो मैं निकालूं, यही है सिंपल सा फंडा, EP बाई ES, तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली NP बाई NS मिलेगा, जिसको मैं K कंसिडर कर लेता हूं, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट।
ओके, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो अपने जरूरत के हिसाब से टर्न्स को घटा या बढ़ा करके हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं, उसे भी हम समझते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है कि जो हमारी आउटपुट है, इनपुट है, वो आउटपुट के बराबर होनी चाहिए। मतलब जितना हमने इनपुट डाला उतना ही हमें आउटपुट पावर मिल गया। ठीक है, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ना। कोई एनर्जी का लॉस जहां पे नहीं हो रहा है, कोई पावर का लॉस जहां पे नहीं हो रहा है, वही हमारा आउटपुट ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, वेयर आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर। सो दैट मीन्स पावर क्या होती है, ES सॉरी पावर तो ये सेकेंडरी कॉइल में है, ES यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, जो कि हमारे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी, एंड वो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये है पावर हमारी आउटपुट पावर, और इनपुट क्या है, प्राइमरी कॉइल की सेम। ओके, अब इसको अगर मैं थोड़ा सजाऊं तो ES बाई EP इक्वल्स टू क्या आ रहा हमारा, IP बाई IS। ओके, और ये जो ES बाई EP है ये किसके बराबर है, NS बाई NP के बराबर है। ये हमने देख रखा था पिछले वाले इक्वेशन में, है ना। पिछले वाले इक्वेशन देखो, EP बाई ES इक्वल्स टू NP बाई NS, मतलब इसका ऑपोजिट भी करेक्ट है, ES बाई EP इक्वल्स टू NS बाई NP। ओके, समझ में आई बात। अब एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर क्या है हमारा, ES IS, इनपुट पावर है EP IP। ठीक है, इस ES EP के जगह पे हम ये टर्म भी लिख सकते हैं, NS NP। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, या तो टर्न्स बढ़ा सकता हूं। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मुझे बढ़ानी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल अगर बढ़ाऊंगा, प्राइमरी बाकी दोनों चीजों को कांस्टेंट रख के, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, राइट। दिस कुड बी वन ऑप्शन। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में एफिशिएंसी होनी चाहिए कितनी, 100% होनी चाहिए, और एफिशिएंसी इक्वल्स टू 100% अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं। आइडियल ट्रांसफार्मर कब होगा, जब आउटपुट और इनपुट बराबर होगा, तो दोनों बराबर होंगे तो 1 यानी कि 100% एफिशिएंट है। बट कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं होती। ट्रांसफर जो आज अवेलेबल है दैट इज अराउंड 95% एफिशिएंट। ठीक है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी हमें नहीं मिलती है। फाइन, तो ये हमने समझ लिया एफिशिएंसी के बाद। बात करते हैं अब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में मैं पहले बताया था कि अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं टर्न्स को बढ़ा के या घटा के स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकता हूं। तो वो किस तरह से बनाते हैं, देखो, अगर टर्न्स मैं सेकेंडरी कॉइल की इंक्रीज कर दूं प्राइमरी कॉइल के रिस्पेक्ट में, देखो टर्न्स अगर मैं, टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ा दूं सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल के रेस्पेक्ट में, तो मेरी K की जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगा, है ना। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगा। इसका मतलब मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो गया, जितना वोल्टेज, जितना इनपुट हमने डाला था उससे ज्यादा मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसका उल्टा केस होगा क्या, अगर मैं सेकेंडरी कॉइल के प्राइमरी कॉइल के टर्न्स को बढ़ा दूं तो दैट मीन्स NS विल बी NP विल बी ग्रेटर देन NS, एंड K की वैल्यू जो है वो कम आ जाएगी 1 से। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन द प्राइमरी कॉइल, है ना। तो मुझे आउटपुट में कम मिल रहा है, तो इसका मतलब मैंने वोल्टेज को डाउन कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया। तो ये ट्रांसफार्मर जो आपके घरों में तो आजकल नहीं रहता है, बट पहले के दिनों में क्या होता था कि हम फ्रिज के साथ भी एक रेगुलेटर यूज करते थे, है ना। साथ ही साथ आपके घरों में भी स्टेबिलाईजर लगा होता था। स्टेबिलाईजर क्या करता था, विथ योर रिक्वायरमेंट वो वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता था। ओके, उसमें भी कौन से मैकेनिज्म यूज हो रहे थे, सारे स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के मैकेनिज्म यूज हो रहे थे। अब देखो एफिशिएंसी तो 100% होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस, कुछ पावर का लॉस हो जाता है। अब वो लॉस किस तरह से होते हैं ये हम समझते हैं। तो पहला जो लॉस आता है हमारा वो क्या आता है, कोर लॉस और आयरन लॉस। ये जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, ये जो आप इसकी कोर देख रहे हो,
है ना। ये क्या है, लैमिनेटेड कोर हम कहते हैं। लैमिनेटेड कोर, लैमिनेशन भी क्यों किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। बट ये जो कोर में अगर मैं आयरन डाल रहा हूं, ठीक है, या कोई भी मटेरियल डाल रहा हूं, तो उसके वजह से कुछ लॉस हो सकते हैं। क्यों लॉस होगा, देखो पहला तो हमारे कोर लॉस ऑकर्स इन मैग्नेटिक कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड आर कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हिस्टैरिसीस लॉस, है ना, और हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को भी समझेंगे। हिस्टैरिसीस लॉस के लिए आपको मैंने हिस्टैरिसीस कर्व बताया था। क्या होती है कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का कर्व है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करो, फिर डीमैग्नेटाइज करते वक्त हमें इस तरह का एक कर्व दिख रहा था, है ना। तो जिसकी ये वाली एरिया बहुत ज्यादा है वहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं हो रही है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट कोर आयरन, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि वो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाए, कोई रिटेंटिविटी ना रहे उनके बीच में, जैसे ये रिटेंटिविटी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से एनर्जी का लॉस, फ्लक्स का लॉस हो सकता है। कैसे समझते, द लॉस, द हिस्टैरिसीस लॉस रिजल्ट फ्रॉम लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन behind the magnetic force. Each time magnetic field is reversed, a small amount of energy is dissipated due to the molecular friction of the domain. Okay, जब भी डीमैग्नेटाइज किया जा रहा है, जैसे कि अगर कॉइल है ना, तो कॉइल एक्चुअल में क्या है, अगर इस ट्रांसफार्मर को थोड़ा तोड़ के हम देखें कि इस ट्रांसफार्मर को यहां से बीच से तोड़ दो, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह का एक कॉइल और बीच में एक कोर, ये मिलेगा। तो ये क्या है, एक्चुअल में सोलेनॉइड जैसा है। सोलेनॉइड कैसे होती है, एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। बार मैग्नेट यानी कि ये जो अंदर में कोर है ये एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अब जब करंट में डालूंगा तो ये मैग्नेटाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ये मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। करंट ऑफ करूंगा तो इसे डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, और अगर डीमैग्नेटाइज अच्छे से नहीं हुआ इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा मेरा, है ना। तो उसी को हम कह रहे हैं क्या, हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस, द अमाउंट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द कोर, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो इस पे डिपेंड करे। इसीलिए इसे मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील हैज अ नैरो हिस्टैरिसीस लूप, जिसकी लूप जो है अगर पतली होगी वहां पे हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, दूसरा है हमारा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस अ सर्कुलर, ये क्या है, एक करंट का जनरेशन हो जाता है जिसकी वजह से हीट आती है, और ये फैराडे के इंडक्शन में भी हमने पढ़ा था एडी करंट लॉस क्या होती है। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि एडी करंट का लॉस है, दो तरह का लॉस हो रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ आयरन या फिर मटेरियल की वजह से हो रही है। दूसरी है कॉपर लॉस, जो वाइंडिंग करते हैं ना, वाइंडिंग मतलब जो कॉइल हम लपेट रहे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे, या फिर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे हम वाइंडिंग करना कहते हैं। सो कॉपर लॉस आर द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग हो रही है उसके थ्रू करंट जा रहा है, वोल्टेज वहां पे आ रही है, तो वो हीट हो जाती है। इस हीट के वजह से हीट एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो हमारी लॉस होती है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर लॉस। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है, बट आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बट ऊपर ऊपर से, यानी कि मैं डिटेल आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या होती है, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ नहीं रहा हूँ। फाइन, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, देन देयर आर डाइलेक्ट्रिक लॉस, कि डाइलेक्ट्रिक अगर मैं यूज करूँ जो बीच बीच में, तो उसकी वजह से कुछ लॉस होती है। स्ट्रे लोड लॉस, स्ट्रे लोड आर कॉज्ड ऑफ स्ट्रे फ्लक्सेस, जो फ्लक्स का लीकेज हो रहा है उसे भी हम कह सकते हैं, राइट। ट्रांसफॉर्मर सच एज टैंक, स्क्रूज, इन सब के वजह से फ्लक्स का जो लीकेज हो रहा है ये होती है स्ट्रे लॉस। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक एसी जनरेटर पे। करंट जनरेटर और एसी जनरेटर यहां पे हम सॉल्व करेंगे। यहां पे भी हम जो सॉल्व किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि किस तरह से हमने ओरिएंटेशन को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस किया था। जनरेटर का काम क्या होता है, ईएमएफ बनाना या फिर वोल्टेज को जनरेट करना, है ना। जनरेटर आप कब देखते हो, जब आपके पास लाइट वगैरह चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हम जनरेटर लेके आते हैं। जनरेटर मतलब करंट दे रही, करंट मतलब वोल्टेज जनरेट कर रही है। वोल्टेज कैसे जनरेट कर रही है, बाय, अगर किसी कॉइल को हम ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे जनरेट हो रही, किसी कॉइल को अगर मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार बार घुमाते रहूं तो मुझे एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, इसे हम समझेंगे। तो पहले तो समझ लो कि ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका अगर मैं स्कीमेटिक अगर मैं बताऊं एसी जनरेटर का,
क्या होती है कि दो मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट्स, मतलब ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रखा गया है और इसे कंटिन्यूअसली रोटेट कर दिया जा रहा है। कंटिन्यूअसली ये घूम रही है। किसके वजह से घूम रही है? स्प्लिट रिंग और ब्रुशेस के वजह से इसे कंटिन्यूअसली मूव किया जा रहा है। अब जैसे जैसे मूव होती है तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हो चेंज हो रही है बार बार। परफेक्ट आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रहने के वजह से एक फोर्स फील होता है, एक कपल फील होता है कि सपोज ये हमारी कॉइल है, ये वाली एंड को ऊपर फोर्स फील होगा, ये वाली एंड को नीचे फोर्स फील होगा, सर दैट इज अ कपल। और अगर ये फिक्स है तो एक टॉर्क, मतलब दो जगह पे टॉर्क लग रही है तो ये कपल ही हुआ परपेंडिकुलरली, तो ये घूमेगी, राइट। तो जैसे ये आधा घूमती है फिर दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है तो फिर उल्टी घूम जाती है। ऐसे 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 ये घूमते रह रही है। ऐसे ऐसे ये जब घूम रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है, करंट जो है वो जनरेट हो रहा है और करंट की पोलैरिटी भी इसके मूवमेंट के साथ साथ चेंज होती जा रही है। और अगर पोलैरिटी चेंज हो तो ये कौन सी करंट है? ये एसी करंट है। एसी करंट तो नहीं बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट है। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्यों? क्योंकि देखो पिछले में ही मैंने समझाया था कि इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो यहाँ पे रोटेशन हो रही है ना, इसके वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है और हमें इंडक्शन आ रही है। यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे करंट मिल रहा है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या मिल रहा है? वेरिएबल करंट मिल रहा है जो अपने आप को पोलर विथ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ये अपनी पोलैरिटी जो है ये चेंज करते जा रही। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके, अब ये फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो मतलब इसकी प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम कर रहा है। अब काम कैसे कर रहा है, वर्किंग को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो देखो ये हमारे पास ये स्कीमेटिक डायग्राम आपको मिल गया है ना। ये क्या है, हमने पॉइंट मार्क कर रखी है ए बी सी डी, ये आर्मेचर। अच्छा, जो कॉइल मूव करती है उसे हम कहते हैं आर्मेचर। ये दोनों है इसकी स्प्लिट रिंग और ये है छोटे ब्रुशेस। ओके, और ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम देखेंगे कि हमारी पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आती है। ओके, तो पहला देखो आर्मेचर का ओरिएंटेशन, वर्किंग क्या है। पहला तो हम जैसे ही इसको मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहा हूं, ये क्या हो रही है? रोटेट करने लग रही है। क्यों रोटेट करे? आर्मेचर का रोटेशन हो रहा है। क्यों रोटेशन हो रहा है भाई, इसको समझते हैं थोड़ा। सो आर्मेचर को अगर मैं ए बी सी डी यहाँ पे कंसीडर करूं, सो ये वर्टिकल पोजीशन में पहले है, तो पहले इनका रोटेशन क्या होगा कि आर्मेचर पहले इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, क्यों रोटेट करेगी? क्योंकि आपको पता है टॉर्क आती है मैग्नेटिक फील्ड में, कॉइल को रखने से टॉर्क मिलेगी, तो ये रोटेट हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को लगाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो इस आर्मेचर में एक करंट इंड्यूस हुई, वो करंट इंड्यूस की डायरेक्शन क्या है? इन साइड ए बी द करंट फ्लोड्स टूवर्ड्स द बैक ऑफ द कॉइल फ्रॉम ए टू बी। यहां पे पहला करंट पहला हाफ ए टू बी फ्लो करेगा और इस तरफ क्या करेगा? सी टू डी फ्लो करेगा, क्योंकि एक तरफ ये ऊपर की ओर, एक तरफ नीचे की ओर। करंट का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यहां पे लगाना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट हाफ वेव रेवोल्यूशन में द करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट डायरेक्शन B1 टू RL। B1 होते हुए RL को जाएगी। ठीक है, B1 होते हुए RL को गई, मतलब यहां पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। B1 होते हुए RL को गई टू B2, तब जाके सर्किट कंप्लीट हुआ, हमारे यहां पे अक्रॉस एक पोटेंशियल मिल गया। अब देखो नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये आर्मेचर जो है, चूंकि ये ऊपर गई है ना, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, फिर हाफ साइकिल में ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऊपर ये नीचे। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो बी से ए हो जाएगी और डी से सी हो जाएगी। ठीक है, देखो रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन इन द सेकेंड हाफ। राइट नाउ साइड ए बी मूव डाउनवर्ड एंड साइड सी डी मूव अपवर्ड्स। फिर से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अभी हमें उल्टा मिल गया। तो फिर अब जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में वो कहां से जाएगी? पहले वो B1 से होते हुए RL को होते हुए B2 तक आ रही थी, अब वो डायरेक्ट यहां से देखो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, B2 से होते हुए RL होते हुए B1 को आएगी।
तो अब देखो पहले करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, फिर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, मतलब पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से पोलैरिटी चेंज हो रहा है। और ये अगर पूरा रोटेट में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा हमेशा ऐसे ऐसे रोटेट करता जाएगा, ऐसा ऐसा अगर ये रोटेट कंप्लीटली कंटिन्यूअसली करता गया तो एक साइकिल में मुझे जो करंट की वैल्यू मिलेगी, कभी पॉजिटिव मिलेगी, फिर नेगेटिव मिलेगी, फिर पॉजिटिव मिलेगी, फिर नेगेटिव मिलेगी। तो ये क्या है भाई, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट ही है ना। तो इसीलिए हम इस डिवाइस को ऑल्टरनेटिंग जनरेटर कहते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं, एसी जनरेटर। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा एसी जनरेटर में बहुत लोगों का कंफ्यूज ये होता है कि ये एसी सोर्स है इसीलिए एसी जनरेटर है। नहीं, सोर्स एसी नहीं है, ये एसी प्रोडक्ट दे रही है। ओके, एसी प्रोडक्ट दे रही है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये इसकी प्रोडक्ट है। समझ में आया इसकी वर्किंग? थोड़ा सा लिखा हुआ है जरूर है यहाँ पे, बट ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, ये आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर एक बार एक एक करके समझ सकते हो इजीली, बट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, एसी जनरेटर के ऊपर वैसे तो कोई न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे, अगर एफिशिएंसी पूछी गई तो वो आपके ट्रांसफार्मर की ही एफिशिएंसी पूछी जाएगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने खत्म किया ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ कंसेप्ट्स को। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।